ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैन साहब, एआईसीसी के सचिव जितेंद्र बघेल साहब, हमारी बहन सुभाषिनी यादव जी, लाल बहादुर साहब, जाहिद अली जी, रोहित प्रताप जी, अंबिका यादव जी और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आज आए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल जैन जी का, इनके साथियों का, जितेंद्र भाई का, सुभाषिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित किया। संभवतः पहली बार कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आप सब जो ओबीसी पिछड़े वर्ग के वकील हैं, उन सब की पहली बैठक हो रही है एआईसीसी के अंदर। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। और मैं जितेंद्र जी को देख रहा था, जब पॉलिटिकल रैली होती है, कुर्ते पजामे में भाषण होता है, तो चेहरे पे इतनी रौनक नहीं होती, लेकिन वकील एकता का नारा लगाने के लिए जितने जज्बे से भाषण दे रहे थे, वो दिखता है कि इनका पहला प्रेम वकालत है। और अनिल जैन जी, जिनका भाषण आपने सुना, ये बात सच है कि हमारी पार्टी में ओबीसी का डिपार्टमेंट कोई नया नहीं है, लेकिन जब से आपकी नियुक्ति हुई है, और ये बात मैं इसलिए इस मन से बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोलना ज़रूरी है। नियुक्ति के बाद राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जिस उम्मीद के साथ आपको जिम्मा दिया था कि इस देश में कांग्रेस के माध्यम से जो हमारे ओबीसी वर्ग के बहन और भाई हैं, देश भर के, किसी प्रांत के हों, किसी मज़हब के हों, लेकिन अगर पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों तक पहुंचना, उनको जागरूक करना, उनको एकत्रित करना और उनकी आवाज़ को बुलंद करना, मूलतः ये मंत्र देकर आपको नियुक्त किया था। और मैं देखता हूं कि तमाम बाधाओं के बावजूद, क्योंकि मुझे भी 20-25 साल हो गए राजनीति में, तो बहुत सारी बाधाएं सामने आती हैं अनिल जी, उसके बावजूद भी आपने ना तो आप शर्माए, ना आप झिझके, और मजबूती से आपने उस मुद्दे को उठाया जिसको लेकर आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि वकीलों के सामने बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, तो मैं खुद सोचने लगा। मैंने कहा भाई पता नहीं किस प्रकार का भाषण दूं यहाँ पर, क्योंकि ना तो मैं वकालत पढ़ा हूँ और मैंने जैसे यहाँ भाषण सुने, ना मुझे शेरो शायरी आती है, लेकिन आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे लगा कि जो बातें मेरे जहन में हैं, जिनको मैं अनुभव कर चुका हूँ, और देश में, हमारे मुल्क में जो हालात बने हैं, उनमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, आप लोगों के माध्यम से हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को कैसे समृद्ध कर सकते हैं, इस पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। और मैं बैठा बैठा आप सबको देख रहा था। आप में से बहुत से यहाँ पर लोग आए, हमको आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत सत्कार किया। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग मंच पर आज बैठे हैं या हमारे सामने आप लोग बैठे हो, हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हम सब लोगों को पढ़ने का, वकालत सीखने का, कोर्ट कचहरी समझने का और शिक्षित होने का ये वरदान मिला है। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। और वकालत पढ़ना, एग्ज़ाम पास करना, प्रैक्टिस करना, ये कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सब लोग जहाँ बैठे हैं, हमसे पहली वाली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया होगा, हम सब ने देखा है, लेकिन महसूस नहीं किया। हम देखते हैं बाप दादा चाचा ताऊ क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, और क्योंकि सब करते थे तो एहसास नहीं होता था। आज जो देश बदला है, आज समाज बदला है, और अभी हम आपस में बात कर रहे थे कि हमारी नियुक्तियां कम हो रही हैं या लोअर कोर्ट्स में है, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं, आदि आदि, बहुत सारी बिल्कुल प्रासंगिक बातें हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। अपना नाम लेने में जो लोग आज से 20-30 साल पहले संकोच करते थे, बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आज ओबीसी बोलना, ओबीसी का फ्रंट बनाना, ओबीसी के बारे में बातें करना और पिछड़ा वर्ग को एकत्रित करना, एकजुट करना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, सामाजिक एजेंडा है, और हम सब लोग दमदार तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं। तो जो संघर्ष हमने पहली वाली पीढ़ी ने किया था, वहां से अगर हमें शुरुआत करी है, बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन आज हमारी पीढ़ी में भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई वकालत कर रहे हैं, हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला सरकार में,
संगठन में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, लेकिन बहुत कम लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उम्मीद नहीं कर सकते वकील बनने की, कल्पना नहीं कर सकते सत्ता में भागीदारी करने की। आज हमारी जिम्मेदारी है, संविधान में प्रावधान है, नेताओं के भाषण हैं, पार्टी मैनिफेस्टो में प्रावधान है, लेकिन एक दरवाजा खुला है और हमारी पार्टी में दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। यह अतिशयोक्ति नहीं है और मुझे कहने में संकोच भी नहीं है। पहले देश में प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता हुए, लेकिन इस वर्ग से न आने के बावजूद भी इस वर्ग के दर्द को समझना, भागीदारी में हुई अपेक्षा को सोच समझकर आगे प्रथम पंक्ति में लाने की बात करना, और जो भ्रम फैलाएगा जातिगत जनगणना को लेकर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम लोगों ने कहा कि जनगणना होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, हम सबको पता है किसके क्या जाति गोत्र है, वो जानकारी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप सेंसस करें, उसमें एक कॉलम और ऐड कर दें कि आपकी जाति क्या है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि इस देश में जहाँ 140 करोड़ रहते हैं, कम से कम आधे से ज़्यादा लोग पिछड़े वर्ग के हैं और हमारे दलित भाई बहनों, आदिवासियों की गिनती पहले से होती है। उद्देश्य था कि एक इस प्रकार का साइंटिफिक डाटा हमारे पास हो कि समाज में जो लोग आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से मुख्य धारा में नहीं हैं, उन लोगों के क्या हालात हैं, कितना वो प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं, कितने वो शिक्षित हैं, कितनी नौकरी में उनको अवसर मिले हैं, उनकी भागीदारी कितनी है गवर्नेंस में, बजट्स में, स्कीम्स में, वो कितना लाभ उठा पा रहे हैं। सरकारें बनती थी, प्रदेश और देश में जो मुखिया होते थे वो मनमानी तरीके से आवंटन करते थे, इतना इस समाज को, इतना इस जिले को, इतना उस प्रांत को, कोई डाटा नहीं था। हम चाहते हैं पता तो पड़े जिन लोगों के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बच्चे बच्चियां कहां तक पढ़े हैं, पढ़ लेकर कहां भटक रहे हैं, कितनी नौकरी उनको मिली है। इस प्रकार का जब विवरण हमारे सामने डाटा में आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने 100 रुपये आवंटित किए थे इस समाज के कल्याण के लिए और यहां पे सिर्फ 20% पैसा यूज किया है, या यहां पर सब बहुत प्रगति कर चुके हैं। हमें किसी और वर्ग को विद इन ओबीसी देखना है, क्योंकि ओबीसी भी कोई एक समाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब अलग अलग समाज हैं, और जैसा यहां एक वक्ता बोल रहे थे, ओबीसी का मजहब हो सकता है, आप सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन वर्ग वही है। वर्ग कौन सा वर्ग है? जिन दो हाथों से जो काम करता है वही पिछड़ा वर्ग है। वो अन्नदाता भी है, वो कारीगर भी है, वो दूधदाता भी है। हाथों से मेहनत करने वाले लोगों को मूलतः मैं समझता हूं, हम उसको मूल ओबीसी कहो, एमबीसी कहो, ओबीसी ए बी, कुछ भी करो, लेकिन जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो खून पसीने से इस देश का, हम सबका पेट पालते हैं, इस धरती का सीना फाड़ कर नाच पैदा करते हैं, वही तो पिछड़े लोग हैं। और उन लोगों को, इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को हम लोग ताकत कैसे दे सकते हैं, यही जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आप सब लोग जो वकालत करते हैं, आज देश बदल चुका है। आज लगभग हर ज्वलंत मुद्दा किसी ना किसी कचहरी की सरहद पर जाकर अटकता है। विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, जब बहुत झगड़ा फैलता है तो वो न्यायपालिका में जाके मामला अटक जाता है। और ये सरकारों की कमी है, जो निर्णय सरकारों को लेने हैं वो सक्षम नहीं होते, उनमें वो इच्छा शक्ति नहीं होती, इनमें वो ताकत नहीं होती, वो जज्बा नहीं होता। इसलिए बैकफुट पर आने से सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोर्ट के हवाले कर दो। मामला सब जुडिस है, मतलब कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन वकालत कर भी अपना पक्ष मजबूती से रखें, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। और देखो, ये अतिशयोक्ति नहीं है, माहौल बनाने में आपसे बढ़िया कोई है नहीं। माहौल बनाना हो या बिगाड़ना हो, तो मैं तो जब भी किसी बार एसोसिएशन में जाता हूं या मेरे क्षेत्र में मेरे कुछ वकील साथी मुझसे कुछ मांग कर लेते हैं, तो सबसे पहले मेरा कोटा, मैंने, भाई तुम्हें लिफ्ट चाहिए लिफ्ट ले लो, कमरे चाहिए कमरे ले लो, अपना जो है वो बढ़िया करो। लेकिन हमें इस मौके का, इस पेशे का, इस अवसर का हमें फ़ायदा उठाना है। और मुझे खुशी है कि
राहुल गांधी जी ने जब पिछड़े वर्ग की बात करी, और मैं समझ सकता हूं किसी नेता को, राष्ट्र पार्टी का कोई नेता हो, बहुत सारी विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, नाना प्रकार की सोच है, हर जाति, वर्ग, प्रांत, धर्म, जाति के लोग इस पार्टी में हैं और सबका अपना अलग अलग तर्क है। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इस बात को रखा और दो टूक कहा कि जो न्याय मिलना चाहिए था, जो परिकल्पना सोच हमारी पार्टी सरकारों की रही, उसको हम पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसको पूरा करने के लिए आज हमें एक और मौका देना पड़ेगा। और जो लोग पिछड़ गए हैं, और मैं बार बार कहता हूं, ये सिर्फ जाति वाला पिछड़ापन नहीं है, आर्थिक पिछड़ापन है, भौगोलिक पिछड़ापन है, और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गरीबी उन्मूलन का कारण नहीं है, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। ये जो हजारों सालों से दलित, आदिवासी, ओबीसी हमारे साथी लोगों के साथ जो एक बर्ताव हुआ, व्यवहार हुआ, हजारों सालों से हुआ है, आज दुनिया बदल चुकी है और हमें उस बदलाव का एक हिस्सा बनना है। हम पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कांग्रेस में। मैं बहुत कम उम्र में मुझको मौका मिला संसद में जाने का, और इन 20-25 सालों के सफ़र में मैंने हमेशा कोशिश करी है कि अगर मुझे इतनी कम उम्र में मेरी पार्टी ने मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे लोकसभा भेजा, तो मैं मेरी राजनीति में मुझ जैसे या हमसे और जो इतने समर्थ ना भी लोग हों, उन नौजवानों को हमें आगे लाना चाहिए। और राजनीति ऐसा एक पेशा है कि इसमें भयंकर असुरक्षा पैदा हो जाती है, भयंकर। अगर मैं रेस जीत भी रहा हूं तो मेरे से जो दूसरा नंबर वाला है वो कम से कम 500 मीटर पीछे होना चाहिए, तब मुझे प्राण में मेरे चैन पड़ेगा। तो ये राजनीति में हमेशा होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है और बहुत से लोगों ने करी है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने 2004 में, आज से 22 साल पहले, डॉक्टर साहब, हम मेरे जैसे करके 12-15 लोगों को बुलाया और उन्होंने, वो कांग्रेस अध्यक्ष थी उस समय, विपक्ष में थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमको बुलाया और कहा कि भाई आप सब लोग यंग लोग हो, मतलब उस टाइम मैं सचमुच में यंग था, मैं 24-25 साल का था। अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब कोई यंग की बात नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि आप सब मुझे फीडबैक दीजिए। मेरी पार्टी में बहुत नेता हैं और मुझे बहुत फीडबैक मिल रहा है कि हमें मैनिफेस्टो में 2004 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, हमें मोर्चा संभालना है, तो हमारे मैनिफेस्टो में किस प्रकार की बातों को डाला जाए ताकि यंग लोगों को हम अपनी ओर खींच सकें। और हम लोगों को 1-2 महीने का मौका दिया, पूरे देश में हम लोग घूमे और बहुत से हमारे साथी हैं, हम सब ने मिलकर कुछ अपने व्यूज़ दिए, उनको उन्होंने उस मैनिफेस्टो में उतारा और हम सबको चुनाव लड़ने का मौका दिया। राजनीति की अग्रिम पंक्ति में, देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें जाने का अवसर प्रदान किया, हम लोग चुनाव जीत कर आए। और मैं समझता हूं कि हम, ना सिर्फ मैं, लेकिन मेरी पीढ़ी के बहुत सारे हम सब लोग जो राजनीति में हमारी पार्टी में हैं, हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम हैंड होल्डिंग करें कि भाई हमने 20-25 सालों में ये सीखा और ये हमारा अनुभव रहा, इसके आधार पर तुम ये गलतियां मत करो, तुम इस रास्ते पर चलो ताकि आप आगे बढ़ सको। और सही बात तो ये है कि जब तक आपकी कलम में ताकत नहीं है, आप उस पद पर नहीं बैठ जाते जहां से नीति निर्माण होता है, तब तक आपकी मंशा कुछ भी हो, आपके इरादे कुछ भी हों, आप कितने भी नेक सोच वाले हो, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो सत्ता की लड़ाई इसीलिए है। सत्ता की लड़ाई किस लिए है कि जो मैं यहाँ आज भाषण दे रहा हूँ या हम सब लोग बातें कर रहे हैं, इसको लागू कैसे करें। और ये कमी रही है हम लोगों में कि जब मौका मिला, तो जब पैनल बनता है वकीलों का, जब PSUs के बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिवक्ता चुने जाते हैं, उस पर अनुपात से हम लोग न्याय नहीं कर पाते हैं। और ये कठोर शब्द हैं लेकिन ये सच भी है। लेकिन उसके लिए मैं देखता हूँ अनिल जैन जी, टिकट हो, पद हो, पोस्ट हो, अपॉइंटमेंट हो, अपना मोर्चा गाड़ कर आप खड़े रहते हैं और खड़गे जी और राहुल गांधी जी को बोलते हैं कि साहब ये आंकड़ा है, ये अनुपात है, आप ही ने कहा था, आप इसको लागू करिए। क्योंकि बोलना आसान है और करने बहुत कठिनाई आती है। इस बदले हुए माहौल में जो सरकार आज बनी है, संविधान को दरकिनार कर कर, दम के बल पर, ताकत के बल पर, राजनीति कुश्ती नहीं है, राजनीति तो विचारों का संघर्ष है, जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर कर आशीर्वाद लेने का संघर्ष है। आप भ्रमित कर कर, इश्तिहार छाप कर
मीडिया पर कब्जा कर कर, दबिश कर कर, टकराव पैदा कर कर, धमका कर राज करोगे तो बहुत लंबा चलता नहीं है। और देश में आज माहौल बदलाव का बन चुका है। इस बदलाव में आप लोग वो एजेंट्स ऑफ चेंज बनेंगे और बदलाव होगा। समय कभी एक सा नहीं रहता, और जो घमंड और अहंकार में डूब जाते हैं उनको वास्तविकता से परे हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता क्या हो रहा है। इसलिए ये समय है। कांग्रेस पार्टी भी मैं समझता हूं तैयार है इस बदलाव के लिए। और देश में साथियों, पूरे मुल्क में बहुत सारे दल हैं, कुछ हमारे विरोध में, कुछ हमारे पक्ष में हैं, लेकिन इस संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हारने वाला कोई अगर दल है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और कोई है नहीं। और मैं किसी के सम्मान में कमी नहीं करना चाहता हूं। हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हर दल हर नेता की है। और कांग्रेस ने पहले कर दिखाया है। हम कुछ चुनाव हार जरूर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले लोग आज इस बात के लिए तैयार हैं कि बदलाव होना है और हमें एक सकारात्मक बदलाव लेकर आना है। हमें दोबारा जनता में विश्वास डालना है कि हम धन, धर्म और धमकाने से राजनीति नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने क्या बोला है? प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की बात करो, और जो लोग धमकाते हैं उनसे डरना नहीं है। इस जज्बे के साथ हम लोग राजनीति करें। लेकिन ओबीसी डिपार्टमेंट ने जो आज आप सब बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे लोगों को आज एकत्रित किया है, और आज यहाँ हमारे इस मुख्यालय का जो वायुमंडल बदला है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस विचार से, इस सोच से जुड़कर रहें। और जो भी व्यक्ति है, अगर वो किसी प्रकार भी कमजोर है, सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, वकील हो, वर्कर हो, नेता हो, आम नागरिक हो, अगर वो किसी भी दृष्टिकोण से कमजोर है, उसको कृपया करके पिछड़ा मानिए। कोई भी हो, ये वर्गीकरण हमेशा होता है, किसकी जाति है वो ओबीसी की लिस्ट बदलती रहती है। पहले को ओबीसी में नहीं था, 2 साल बाद वो जुड़ गया, वो एक आंकड़ों का खेल है। लेकिन जो व्यक्ति, जो नौजवान, बच्चा बच्ची शिक्षित अगर अपने आप पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो पिछड़ा माने उसको। वो दलित हो, आदिवासी हो, अगड़ा भी हो, कोई भी हो, उन सब लोगों की मदद हम लोगों को करनी है। और आपके पास वो औजार हैं, आपके पास वो बुद्धि है, वो सोच है, वो काम करने का तरीका है, इसे आप मदद कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हों, हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए इन्होंने अनिल जैन जी ऐसे व्यक्ति को इस विभाग का चेयरमैन बनाया है, पूरे देश में अलग जगाने के लिए। और लेकिन ये काम ये अकेले नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति, एक इंसान इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। आप सब लोगों का उसमें सहयोग चाहिए होगा। और जितेंद्र जी ने जो बातें रखी यहाँ पर, मैं भूल गया था कि आप वकील भी हैं, अब आपका नाम एडवोकेट जितेंद्र बघेल है, बहुत अच्छी बात है। और आप, मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं, हम तो वकालत पास नहीं कर पाए, सुभाषिनी जी, मैं और अनिल जैन जी, आप इस वीडियो को आगे उठाएं। और हमारी बहन सुभाषिनी जी का भाषण में सुन रहा था, और ये बात सच है कि शरद यादव साहब ने बेबाकी से पिछड़े वर्ग का जो बीड़ा उठाया था, सोच कोई सी भी हो, लेकिन ओबीसी के पक्ष में खड़े होकर, मंत्रिमंडल हो, संसद हो, पार्टी फोरम हो, हमेशा वो बेबाकी से बोलते थे। और आज ज़माना बदला है। आज से 30 साल पहले क्या माहौल होगा आप समझिए। उस माहौल में इस बेबाकी से बात करना, मैं समझता हूँ सचमुच उनके कमिटमेंट को दर्शाता है, और उस काम को वो आगे बढ़ा रही। मुझे खुशी इस बात की है। मैं तो अंत में दोबारा आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने सक्षम, इतने शिक्षित, इतने पढ़े लिखे वर्ग को मुझे संबोधित करने का मौका मिला। मैंने अपनी बातें रखी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन एक सामाजिक समानता हो, एकता हो, हम सब मिलकर आगे बढ़ें। और अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम मौके गंवा देते हैं क्योंकि आपस में बिखराव हो जाता है। अभी हमारे आदरणीय एक साथी कुछ बात करना चाह रहे थे, 2 मिनट बाद बोल लेते, मैं पता नहीं कहाँ है, वो है कि नहीं है। तो ये जो हमें आपस में एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना और अपने आप को एकजुट मानना, अक्सर जो एक प्रांत में है दूसरे प्रांत में नहीं है तो उसको हम पराया मानते हैं। ये जो
आपस में एकजुटता रखनी और लानी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश में लोकतंत्र में सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है और वो संख्या बल। सरकार चलती है सांसदों की संख्या बल से, लोकतंत्र में हार जीत होती है मतदाताओं की संख्या बल से, और पॉलिटिकल आवाज़ में ताकत आती है संख्या बल से। तो हम सब अगर एकत्रित रहते हैं तो पार्टी को और देश को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, अपने पेशे में और केस जीतेंगे, बड़े बड़े वकील और जज बनेंगे, और इसी प्रकार आपकी शुभकामनाएं हमारे दल को, हम सबको मिलती रहें। मुझको सुना, मुझे बुलाया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।